जी बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा रिडम्पशन और प्रेफरेंस हमारा चल रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम उस पर ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि कुछ बातें हमने उसमें डील की थी कि रिडम्पशन का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, सीआरआर कब बनता है, प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन कहाँ से सेट ऑफ किया जाता है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ती हैं, सीआरआर में कब पैसा ट्रांसफर होता है, कितना पैसा ट्रांसफर होता है, ये सारी बातें ऑलरेडी डन हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम ऐसा नहीं कि आपको कोई नया कंसेप्ट करवाने वाले हैं। आज बेटा हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे, यानी कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम प्रॉब्लम्स लेकर आए हैं। और जो प्रॉब्लम करवाने वाले हैं वो स्टडी मटेरियल के अंदर भी है, स्टडी मेट का प्रॉब्लम नंबर 9, और हमने जो आपको बुक प्रोवाइड करवा रखी है उसका भी 9 नंबर प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नवंबर 1999 में एग्जाम में आ चुकी है, और इस प्रॉब्लम से हमें ये समझना है कि किस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करनी है, क्या क्या जर्नल एंट्रीज बनेंगी, वो सारी बातें बेटा मैं लाइन से यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। तो आज हम एक प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर होगी 9, और जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी कि हमारे एग्जाम के अंदर भी आ चुका है, और स्टडी मेट के अंदर भी 9 नंबर पे है, और जो बुक दी हुई है उसके अंदर भी 9 नंबर पे। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से आप नोट्स पे आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 9 निकालो। मैं यहां से बुक से रीड करूंगा पहले प्रॉब्लम को, फिर उसकी क्या क्या जर्नल एंट्रीज बन सकते हैं सारी एंट्रीज आपको समझाऊंगा, देन हम आगे बढ़ेंगे। चलो जल्दी से आप आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। हाँ जी, पढ़ रहे हो सभी बच्चे? बेटा मैं प्रॉब्लम रीड कर रहा हूं, आप भी प्रॉब्लम को रीड करेंगे। जी सर, पढ़िए आप। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है बेटा उसको पढ़ना स्टार्ट किया। देखो प्रॉब्लम नंबर 9 में लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। यानी उन्होंने जो प्रॉब्लम नंबर 9 है उसके अंदर आपको एक बैलेंस शीट प्रोवाइड करवा रखी है। उस बैलेंस शीट के अंदर देखो बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच 70 पेड अप। कंपनी कह रही है कि हमारे पास ऑलरेडी पहले से 50,000 50,000 क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स है। एक प्रेफरेंस जो है बेटा वो आपका यहां पर है, वैसे तो 100 रुपए का, बट 70 पेड अप है। यानी ध्यान से समझना कंपनी क्या बोल रही है। 50,000 प्रेफरेंस है, 100 का एक है, 70 पेड अप, दैट मींस पार्टली पेड अप। पार्टली पेड अप का रिडम्पशन तब तक नहीं होगा जब तक वो फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो सबसे पहले मैं कह सकता हूं कि कंपनी उन लोगों से 30 रुपीज की डिमांड करेगी, और वो सारे लोग कंपनी को 30 रुपए ला कर देंगे। यानी पहले पार्टली को फुल्ली पेड अप में बदलेंगे, और तब जाके हम रिडम्पशन की आगे की बातें करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ो सर। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इज फुल्ली पेड अप। कंपनी के 1 लाख इक्विटी है 100 रुपए वाले, यानी 1 करोड़ रुपए की इक्विटी कैपिटल है। 35 लाख रुपए की पेड अप प्रेफरेंस और 1 करोड़ की इक्विटी। सिक्योरिटी प्रीमियम में 5 लाख है, सीआरआर में 20 लाख रुपए है, क्या जनरल रिजर्व में 50 लाख रुपए। अंडर द टर्म्स ऑफ देयर इश्यू द प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट द एंड। कह रहा है कि प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाएगा ईयर एंड पे एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। यानी क्या कह रहा है कि हम प्रेफरेंस को रिडीम करना चाहते हैं 5% एक्स्ट्रा पे करके। आगे क्या कह रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द कंपनी मेक राइट इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 1 पर शेयर। कंपनी ने रिडम्पशन के लिए अपने 50,000 इक्विटी इश्यू किए राइट शेयर्स, यानी उन्होंने 50,000 राइट इश्यू किए। और वैसे तो एक इक्विटी 100 का है, बट इश्यू किया जाएगा 110 में। आगे कह रहे हैं 20 बिंग पेबल ऑन एप्लीकेशन। 110 रुपए में से 20 रुपए एप्लीकेशन पे आएंगे, 35 रुपए जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है वो अलॉटमेंट पे आएंगे, और बैलेंस टू बी कॉल्ड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। और बचा हुआ पैसा हम अगले साल मांगेंगे। बेटा वहां पे लिखा होगा ना कि जनवरी वगैरह। द इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटमेंट मेड। आगे कहता मनी वाज ड्यू ऑन अलॉटमेंट वर
रिसीव्ड बाय एट द एंड ऑफ ईयर, और जर्नल एंट्रीज मांगी हैं और आपसे एक बैलेंस शीट मांगी। देखो बेटा, मैंने पूरी प्रॉब्लम को जितना रेलेवेंट पार्ट था वो रीड कर दिया आपके लिए। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पे ध्यान दे सकते हो आप एक बार खुद से रीड कर सकते हो प्रॉब्लम नंबर 9, जो काम की बातें मैंने खुद ब खुद आपके लिए पढ़ दी है। चलो सर बोलो सबसे पहले यहां पर आ जाओ। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें यहां की, तो यहां पर एक पॉइंट देखने लायक है। मालूम में क्या है वो पॉइंट? वो पॉइंट ये है कि इस कंपनी के यहां पर पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप, पार्टली पेड अप शेयर। तो कंपनी सबसे पहले इनसे पैसे मांगकर फुल्ली पेड अप कर देगी। फिर कंपनी ने बोला कि हमने राइट इश्यू किए हैं। अब जो राइट इश्यू किया जाएगा वो 110 रुपए पे किए जाएंगे, बट 110 को लेकर कुछ बातें बताई उन्होंने कि एप्लीकेशन के वक्त हम ले लेंगे 20 रुपए, 20 रुपीज एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, अलॉटमेंट पे आ जाएगा बेटा आपका 35 रुपीज, और भाई साहब कहते हैं बैलेंस जो रह जाएगा वो वैसे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा। मैंने इसे साफ साफ बोल दिया कि अगले साल मिलेंगे। वहां पर ऐसे लिखा हुआ है कि एक डेट दे रखिए और वो डेट नेक्स्ट ईयर में आपकी एग्जिस्टेंस में है। दोबारा पढ़ो, पार्टली पेड अप है और रिडम्पशन के लिए हमने राइट इश्यू किया। 110 में इश्यू हुआ जिसमें से 20 रुपए एप्लीकेशन पे, 35 रुपए अलॉटमेंट पे, और बैलेंस बेटा नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, यहां पर प्रोसीड क्या मानी जाएगी बेटा? प्रोसीड अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन तक को कंसीडर करेंगे। ध्यान से समझना, ये जो पैसे जो नेक्स्ट ईयर में मिलने वाले हैं इन्हें हम प्रोसीड का हिस्सा मानेंगे नहीं। प्रोसीड का मतलब वो है जो अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन मिल जाए, और अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन 20 प्लस 35 यानी टोटल आपको 55 रुपए मिलेंगे, और इस 55 में भी 10 रुपए प्रीमियम के हैं। तो अगर प्रोसीड की बात करोगे तो सिर्फ 45 रुपीज प्रोसीड कंसीडर होगा। फिर से समझ लो, 110 रुपए सारे के सारा अमाउंट कंपनी की पॉकेट में नहीं आया बेटा। कंपनी को अभी तक 55 रुपए मिलेंगे अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन, और उसमें से भी 10 रुपए प्रीमियम का होगा। तो प्रोसीड का मतलब होगा टोटल रिसीव्ड 55 माइनस 10 प्रीमियम इक्वल्स टू 45। बच्चा कहता है ये बैलेंस क्यों नहीं लिया? बैलेंस का मतलब है यहां पर आपका 55 रुपए। स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने ये 55 क्यों नहीं लिया? तो मैं उसे एक बात बोलता हूं कि बेटा ये 55 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि ये पैसा रिडम्पशन तक नहीं आया, ये पैसा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। तो जब मिलेगा ही अगले साल, तो भला इसे रिडम्पशन के लिए कैसे काम में लिया जा सकता है? तो रिडम्पशन के लिए उतना ही पैसा काम में लिया जाएगा जो अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन मिल गया होगा, और रिडम्पशन तक ये मिला है, ये अभी नहीं मिला, नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, तब जाकर आप इसको कैश रिसीव्ड होगा, लेकिन तब तक रिडम्पशन हो चुका होगा। दैट्स वाई हम रिडम्पशन के लिए इस पैसे को यूटिलाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है सर। अब जर्नल एंट्रीज देखो, सबसे पहला काम क्या है सर? सबसे पहला पॉइंट है कि यहां पर ये प्रेफरेंस पार्टली पेड अप है। तो सबसे पहले बेटा इन्हें फुल्ली पेड अप बनाने के लिए इनसे पैसे की डिमांड कर लो। तो एंट्री बनेगी 8% प्रेफरेंस शेयर, 8% प्रेफरेंस शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल की डिमांड कर लेंगे, और 2 आ जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर कितना आएगा देखो, 50,000 शेयर्स है, एक शेयर 100 रुपए का है, 70 पेड अप है, 30 अनपेड है, तो 30 रुपीज। ये हो जाएगा बेटा आपका 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए की फाइनल कॉल की हमने डिमांड कर दी, यानी फाइनल कॉल के पैसे मांग लिए। सेकंड पॉइंट, हम ये मानकर चलेंगे लोगों ने पैसे दे भी दिए, तो जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हो जाएगा 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये पहली एंट्री में हमने 15 लाख रुपए ड्यू कर दिए बेटा। सेकंड एंट्री में बच्चों हमने उस 15 लाख को रिसीव कर लिया।
तो अब जाकर ये शेयर्स क्या हो गए, फुल्ली पेड अप। पार्टली पेड अप को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फुल्ली पेड अप में। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कंपनी ने यहां राइट इश्यू कर दिए 50,000 शेयर। अब 50,000 में अभी सिर्फ 20 रुपए की एंट्री पास करो पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो थर्ड एंट्री जो बनाऊंगा मैं, वो मैं पास करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट की पैसा मिला, और यहां पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, और ये हो जाएगा 10 लाख रुपए। 50,000 शेयर्स पे 20 रुपए के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हो तो बच्चों ये हो जाता है 10 लाख रुपए। अब फोर्थ एंट्री और बना देता हूं लगे हाथ, इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये लो, यहां पर आ जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपए। पहली एंट्री में हमने जो पार्टली पेड अप थे उनसे पैसे डिमांड किए, सेकंड एंट्री में तो उन्होंने पैसे दे दिए, थर्ड एंट्री में राइट इश्यू किए तो 20 रुपए लोगों ने दिए। तो पहले बैंक टू एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल, 4 जर्नल एंट्रीज बना दी। जल्दी से देखो यहां तक कोई डाउट है तो, अदरवाइज नेक्स्ट एंट्री करवाता हूं। जल्दी से नजर डालो बेटा इसके ऊपर। देखो देखो जल्दी। जी सर, यहां पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां पर लिखा हुआ बेटा मैंने टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, टू इक्विटी शेयर, यहां पर टू इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड आ रहा है। मैं थोड़ा सा यहां लिखने की कोशिश करता हूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, दिखाई दे रहा है, चलो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो फिफ्थ एंट्री देखो मेरे साथ। अब बेटा देखो, ये पैसा नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, ये बात मैं एग्री करता हूं, बट ये पैसा तो मिल जाएगा अलॉटमेंट तक। हाँ सर, तो अलॉटमेंट के 35 रुपए की एंट्री क्या बनाओगे, एंट्री बनाएंगे सर फिफ्थ नंबर यहां से। क्या, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए आएंगे देखो, 50,000 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा 35 से, ये हो जाएगा 17,50,000 रुपए। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में आएंगे 17,50,000। बट आपको ये बात भली भांति पता है कि इस 35 के दो पार्ट हैं, एक कैपिटल और एक प्रीमियम। जो पार्ट कैपिटल का है वो तो कैपिटल में चला जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। कितना होगा, 10 रुपए प्रीमियम के है ना, तो इसका मतलब 25 रुपए कैपिटल का पार्ट होगा। तो यहां पर एक सिक्योरिटी प्रीमियम और एक कैपिटल आ जाएगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में 10-10 रुपए जाएंगे और 50,000 शेयर, तो 5 लाख रुपए तो बच्चों यहां चला जाएगा। ठीक है, और 50,000 इंटू 25, 12,50,000 यहां चला जाएगा। समझ आ गया होगा सभी को, सिंपल है। इसमें मैं नोट कर देता हूं 50,000 शेयर इंटू में 10 बोले तो 5 लाख, यहां पर हो जाएगा 50,000 इंटू 25। ये था अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की एंट्री। अब ये मानेंगे कि अलॉटमेंट के पैसे मिल गए, जब मिलेंगे तो कैश आएगा, और आएगा तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ये लो, और आ जाएगा टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 17,50,000 रुपीज, 17,50,000 रुपए। बहुत बढ़िया। पहली दो एंट्री में पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप, फिर इक्विटी इश्यू की, उनके बदले में शेयर्स दे दिए, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू किया, अलॉटमेंट का मिल गया। बस यहां तक की ही एंट्री पास करनी है। अब इस पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो, इसकी एंट्री नहीं पास होगी, क्योंकि बेटा ये 55 रुपए हम बाद में कभी मांगेंगे। बाद का मतलब है आने वाले नेक्स्ट ईयर में पैसे को ड्यू किया जाएगा, फिर रिसीव किया जाएगा। अभी हम रिडम्पशन तक की एंट्री पास कर रहे हैं, रिडम्पशन तक इनका नंबर नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? तो
तो ये 6 जनरल एंट्रीज मैंने पास की। अब बेटा नंबर आएगा रिडम्पशन का, जल्दी से इसको देखो, कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ जी सर, समझ आ गया। अब सवाल खड़ा होता है कि प्रेफरेंस का रिडम्पशन करना है। जब रिडम्पशन करोगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल खत्म होगी, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, खत्म करने के लिए क्या होगा 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहां पर आ जाएगा 50,000 इंटू 100, ये हो जाएगा बेटा 50 लाख रुपए। बट प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहे हैं, तो यहां पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये कितना आएगा देखो 5% प्रीमियम है ना बेटा, 5%, हाँ जी सर 5% है 10%, 5%। तो देखो 100 रुपए पे 5% प्रीमियम की बात करोगे तो 5 रुपए यहां पे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो 50,000 शेयर्स पे 5 रुपीज के अकॉर्डिंग अगर आप प्रीमियम भी दोगे तो 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब हमें कितना पे करना पड़ेगा, 50 लाख कैपिटल के और 2.5 लाख हमें प्रीमियम के देने पड़ेंगे, यानी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर यहां पर आ जाएगा PSH अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 52,50,000, 52,50,000। बोलो पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, 6, 7। अब आएगा बेटा इस प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए। सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है, बट फिर भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम को काम में नहीं लेंगे। प्रीमियम के लिए P&L हमारे पास नहीं है, सो हम जनरल रिजर्व को यूज कर लेंगे इस प्रीमियम को सेट ऑफ करने के लिए। तो एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बहुत बढ़िया, 2.5 लाख रुपए ये सेटल हो गए। तो हमने अमाउंट ड्यू कर दी, प्रीमियम को सेटल कर दिया। अब नंबर आएगा CRR में अमाउंट ट्रांसफर करने का, और फिर लास्ट में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने का। क्लियर है यहां तक? जल्दी से देखो जी सर। अब सवाल खड़ा होता है अमाउंट ट्रांसफर टू CRR कितना होगा, हमें CRR में कितने रुपए ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो यहां पर ध्यान देना, एक वर्किंग बनाते हैं, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आपको मैंने एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया था, क्या, टोटल नॉमिनल वैल्यू प्रेफरेंस की, टोटल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी है। 50,000 शेयर्स 100 रुपए के बोले तो 50 लाख, यानी 50 लाख उनकी टोटल नॉमिनल वैल्यू है। उसमें से आप माइनस करोगे फ्रेश इश्यू, उसमें से हमें माइनस करना है न्यू इश्यू। यहां पर स्टूडेंट गलती करता है, यहां पर मालूम है वो क्या करता है बेटा पेपर में, बताओ सर क्या करेगा वो। बेटा यहां पर ले लेगा 50,000 इंटू में 110 रुपए। ईमानदारी से बताओ 110 किसने लिया, तुमने लिया, नालायक तुमने लिया। हाँ देखो गलत है, 110 नहीं लेंगे। तो सर आप बता दो फिर कितना लेंगे। कुछ बच्चों ने 110 लिए, जैसा इधर से कुछ बच्चे बोल रहे हैं उधर से बोल रहे हैं। जिन्होंने 110 नहीं लिए, मैंने पूछा कि तुम बताओ कितने लेंगे, वो नालायक कह रहे 55 लेंगे, तो वो भी गलत है। अब वो कहता है कि सर 55 क्यों गलत है, वो भी बताएंगे। कुछ ने 55 भी नहीं बताया, मैंने बोला कि तुम बताओ, वो कह रहे 100 ले लो सर। तो बेटा ना यहां पर 110 लेंगे, ना यहां पर 55 लेंगे, और ना यहां पर 100 रुपए लेंगे। यहां पर मालूम है क्या लेंगे, मेरी बात को समझना, 110 तो आ ही नहीं सकता, 10 रुपए प्रीमियम के हैं, पूरे अभी तक मिले नहीं। ये तो बेटा नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, तो इसको तो आप कंसीडर ही मत करो, इसे तो इग्नोर करो। आपको इस साल मिले 55, उसमें से भी 10 रुपए प्रीमियम के, इसलिए आप यहां पर बोलोगे ओनली 45 रुपीज लोगे, यानी कैपिटल के नाम से सिर्फ 45 रुपए मिले। टोटल 55 रुपए में से 10 रुपए प्रीमियम का है, तो प्रीमियम तो यहां काउंट ही नहीं हो सकता, तो प्रीमियम को छोड़कर जो बचेगा वो ले लो। तो 55 जो मिला उसमें से 10 प्रीमियम, तो 45 रुपए यहां पर आएंगे, यानी 22,50,000 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 50 लाख में से 22,50,000 का न्यू इश्यू है,
तो रिमेनिंग पार्ट 27,50,000 हमने फ्री रिजर्व से किया होगा यूज। दैट मीन्स ये सीआरआर बनेगा। जितना पार्ट न्यू इश्यू के अलावा है वो सीआरआर में ट्रांसफर होता है। ये बात तुम्हें अच्छे से याद है। हाँ, सीआरआर में ट्रांसफर करने की जनरल एंट्री तुम्हें आती है क्या? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 27,50,000 और 27,50,000। पहले तो ये बताओ ये समझ आया कि नहीं? जी सर। लास्ट पॉइंट 10th, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। बैंक से पैसा चला जाएगा 52,50,000, 50 to 50। बहुत बेहतरीन, क्लियर। फिर से समझ लो, सीआरआर में हम उतने ही पैसे ट्रांसफर करेंगे जितना फंड हमने फ्री रिजर्व्स को यूज करके रिडम्पशन किया। इस प्रॉब्लम में जो आपने 50,000 शेयर इश्यू किए हैं उसमें 110 नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें से 55 रुपए तो इस साल मिले ही नहीं, वो तो मिलेंगे ही अगले साल। तो हमें मिले होंगे टोटल 55। उस 55 में भी प्रीमियम है, यानी 45 कैसे निकाला गया मैं आपको यहां समझा सकता हूं। 55 रुपए टोटल रिसीव्ड है, उसमें से 10 रुपीज बच्चों प्रीमियम का है। इसका मतलब आपको कैपिटल के नाम पे ओनली 45 रुपीज मिले, इसलिए यहाँ पे 45 रुपए काम आएगा। क्लियर? ये 10 जनरल एंट्रीज पास करनी थी। पार्टली पेडअप को फुल्ली पेडअप में बदला, प्रेप इक्विटी इश्यू की, अलॉटमेंट किया, उनके अमाउंट ड्यू की, प्रीमियम को सेट ऑफ किया, अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर किया और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया। यहां इस प्रॉब्लम को करवाने का बस एक ही पर्पस था, गलती कर सकता था सीआरआर की कैलकुलेशन में। तो यहां सीआरआर में उतने ही पैसे लेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, प्रीमियम हटाएंगे, रिमेनिंग पार्ट को हम मान लेंगे न्यू इश्यू से इतना पैसा रियलाइज हुआ है, और ये आपकी पूरी प्रॉपर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। 9 नंबर। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो देखो। अब इसकी बैलेंस शीट अभी हम तैयार करेंगे। एंट्रीज वाले पार्ट पे नजर डालो जल्दी से बेटा। हाँ जी बेटा, देखो अभी हमने आपको प्रॉब्लम नंबर 9 की जर्नल एंट्रीज करवाई थी। उन जर्नल एंट्रीज को करवाने के बाद कुछ बच्चों के डाउट्स आ गए कि सर एक बात नहीं बताई। मैंने बोला पूछूं? बोला कि सर राइट 110 में हुआ है। मैंने बोला हाँ वो तो है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर आपने ऐसे बोल दिया 20 रुपए एप्लीकेशन, 35 रुपए अलॉटमेंट और रिमेनिंग जो भी है 55 रुपए है। ये आपका कहना है, मतलब ये 55 रुपए जो रिमेनिंग बात है कि सर आप कह रहे हो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे, बट ये बात कहाँ लिखी हुई है बेटा? लिखा हुआ तो वहां पर कि वो जनवरी में मिलेंगे वो पैसे, जनवरी 2003 के अंदर। ये प्रॉब्लम आपकी दिसंबर में एंड हो रही है, इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगी और ये पैसे आपको जनवरी यानी नेक्स्ट ईयर में मिलेंगी। इसलिए मैंने ऐसा बोला था कि इस 55 रुपए की एंट्री अभी पास नहीं करनी, बाद में पास करनी है जब आप उनसे वो पैसे रिसीव कर लोगे। इस प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो बेटा इन्होंने बैलेंस शीट मांगी, बट यहां पर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहां जो बैलेंस शीट बनेगी उसका नाम होगा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट। नेम ऑफ कंपनी आ जाएगा सबसे पहले। कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड और फॉर्मेट होगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट का मतलब होता है समराइज्ड नॉट कंप्लीट, यानी फुल फ्लैश बैलेंस शीट नहीं होगी, एक समराइज्ड बैलेंस शीट होगी जहां पर जितनी इंफॉर्मेशन है बस उतना ही डिस्क्लोजर देना है। कंप्लीट डाटा अवेलेबल नहीं है आपके पास, इसलिए हम यहां पर आधी अधूरी बैलेंस शीट बनाएंगे, जितनी इंफॉर्मेशन उसी के बेसिस पे छोटी सी बैलेंस शीट बनने वाली है। बट इस प्रॉब्लम में बैलेंस शीट में करंट ईयर की भी इंफॉर्मेशन मांगी और प्रीवियस ईयर की भी, तो यहां 2 कॉलम बन जाएंगे। एक हो जाएगा फॉर करंट ईयर, एक हो जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर। मैंने दोनों ही कॉलम्स बना दिए और एक हो जाएगा बच्चों यहाँ नोट नंबर का कॉलम, नोट नंबर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपसे बैलेंस शीट मांगेगी, बट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से जो बैलेंस शीट यहाँ बनने वाली है वो एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट कहलाएगी, यानी समराइज्ड। यहां पर सबसे पहला जो हेडिंग होता है उसका नाम होता है इक्विटी
एंड लाइबिलिटीज। क्या नाम होता है, जल्दी बोलो, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब इसके अंदर जो सबसे पहले आता है उसका नाम होता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या नाम होता है, जल्दी बोलो, शेयर होल्डर्स फंड। अब जब बात करेंगे शेयर होल्डर्स फंड की, यहां पर SHF बोल देता हूं इसे शॉर्ट में, इसके अंदर बच्चों दो चीजें आती हैं। पहला बेटा यहां पर आ जाता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी है, इसको लेकर हमें एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैंने लिख दिया नोट नंबर 1 बनाऊंगा। अभी साइड में नोट तैयार करेंगे। एक होता है बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस, और एक नोट बना दूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस को लेकर, कितने रिजर्व्स हमारे पास है, बस यही हमारी बैलेंस शीट होगी और इसका टोटल लगा देंगे। क्लियर। अब अगर बात करते हो कि हमारी कैपिटल में क्या क्या है, तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ। यहां पर बनेगा नोट नंबर 1। जब हम नोट नंबर 1 बनाएंगे तो शेयर कैपिटल का नोट होगा। इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों के इंफॉर्मेशन आएगी। करंट ईयर कैपिटल भी लेनी है और प्रीवियस ईयर की कैपिटल को भी लेना है। सर ये क्या कर रहे हो आप बेटा, ये है करंट ईयर और ये है आपका प्रीवियस ईयर। ठीक है। अब करंट ईयर की कैपिटल कितनी, प्रीवियस ईयर की कितनी, वो ले लेंगे। ध्यान से समझना, इस कंपनी के पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, बट 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी 50,000 शेयर, एक था 70 रुपए का, तो 50,000 इंटू 70 35 लाख। ये कैपिटल प्रीवियस ईयर में थी। ये कैपिटल करंट ईयर में रिडीम कर ली गई, यानी इनको रिडीम करने की वजह से करंट ईयर में यहां कुछ नहीं आएगा, यानी करंट ईयर में कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अवेलेबल नहीं है, ओनली इक्विटी होगी। तो पिछले साल प्रेफरेंस भी थी, इस साल नहीं है। फिर आ जाता है इक्विटी शेयर कैपिटल। पिछले साल इस कंपनी ने 1 लाख शेयर इश्यू कर रखे थे इक्विटी, एक था 100 रुपए का, और 1 लाख को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ रुपए की इनकी पिछले साल भी इक्विटी कैपिटल थी। और जो पिछले साल इक्विटी थे वो इस साल भी रहेंगे, क्योंकि उनका कोई बाईबैक वगैरह थोड़ी हुआ है, इतना तो इस साल भी रहेगा। इसके एडिशन में इस साल और इक्विटी इश्यू कर दी गई। इस साल जो इक्विटी इश्यू किए गए वो है 50,000। वैसे तो उनसे हमें 55 रुपए मिले। कितने रुपए मिले बेटा, 55। उस 55 रुपए की अगर मैं बात करूं तो उसमें 10 रुपए प्रीमियम के, किसके, 10 रुपए प्रीमियम के। तो यहां पर हम कह सकते हैं 45 रुपीज, 45 रुपए। प्रीमियम को हटा दो तो बचा 45, वो 45 रुपए के हिसाब से इस साल की कैपिटल बनेगी 22,50,000। और ये इस साल इश्यू है, लास्ट ईयर नहीं थे, इसलिए करंट ईयर की कैपिटल में आएगा, बात खत्म। तो ये हो जाएगा 1,22,50,000 रुपए। ये हो जाएगा 1,35,00,000 रुपए। पहले तो अब ये बताओ, ये समझ आया कि नहीं? तो प्रेफरेंस पिछले साल थी, इस साल नहीं है, ये दोनों साल में रही। और ये इस साल जो नए शेयर इश्यू किए वो आ गए। नए इश्यू किए गए थे 55 रुपए पे, जिसमें 10 रुपए प्रीमियम का था, इसलिए हमने 45 रुपए काउंट कर लिया यहाँ पे। ठीक है सर। तो यहां पर आएगा 1,22,50,000 रुपए, और यहां पर आ गया 1,35,00,000 रुपए। इसके बाद में आ जाता है नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस का। जब आप सेकंड नोट तैयार करोगे, नोट नंबर जो हमारा 2 कहलाता है, तो यहां पर आ जाएगा करंट ईयर एज वेल एज प्रीवियस ईयर। ये 2 ईयर आ गए। इसमें अगर हम क्या उसकी बात करें, किसकी, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम पहले था 5 लाख, अभी हमने इश्यू किए, हमने राइट इश्यू किए 50,000। एक राइट पे 10 रुपए प्रीमियम मिला है, तो 50,000 राइट पे 5 लाख रुपए प्रीमियम रेज किया होगा। तो पुराना 5 लाख प्लस अभी वाला एडिशनल 5 लाख मिलाकर प्रीमियम में हो जाएगा 10 लाख। फिर आ जाता है आपका CRR। कंपनी का पहले से प्रीवियस ईयर का CRR पड़ा है 20 लाख। अभी आपने रिडम्पशन में 27,50,000 CRR में और ट्रांसफर की, कितने, 27,50,000। तो 20 लाख पहले का और 27,50,000 अभी का, तो CRR के अंदर हो गए 47,50,000 रुपए। और लास्ट जो आता है वो जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में
पहले थे हमारे पास 50 लाख रुपीज, 50 लाख, और अब हमारे पास कितना रहा होगा सर? 50 लाख में से 2.5 लाख रुपए हमने प्रीमियम के लिए काम में ले लिया, आपको याद है प्रीमियम पेबल ऑन अ रिडम्पशन, और 27,50,000 हमने CRR में ट्रांसफर कर दिए। तो बेटा देखो 50 में से 2.5 ये 27 50 ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा ओनली 20 लाख रुपीज, 20 लाख रुपए। इस तरीके से आप इसका टोटल लगा सकते हो। इधर का टोटल हो जाएगा 75 लाख, पिछले साल के रिजर्व 75, और इस साल के हो जाएंगे आपके 77,50,000। जल्दी से लगाओ इसका टोटल। तो 77,50,000 करंट ईयर की रिजर्व और पिछले साल की 75 लाख, बस खत्म। तो ये आ जाएगा 77,500,000 और इधर आ जाएगा 75 लाख। ये आपका एक एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट बना दिया मैंने बैलेंस शीट का। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप बोलो। इसका कोई टोटल लगाना नहीं क्योंकि बेटा एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट है, इसलिए मैंने एक लाइन डालकर इसे रोक दिया। ये एंट्रीज के साथ आपको करवाना था। ये प्रॉब्लम नंबर 9 का कंप्लीट सॉल्यूशन तैयार है। पहले जनरल एंट्रीज की, उसके बाद में बैलेंस शीट तैयार की। ये 9 नंबर कंप्लीटली तैयार हो गया है। कोई डाउट है तो देखो जल्दी से। अगली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, अभी अभी हमने एक प्रॉब्लम की थी। उस प्रॉब्लम के अंदर जनरल एंट्रीज बनानी थी, जनरल एंट्रीज बनाई थी, बैलेंस शीट बनानी थी, एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट हमने वो भी बनाया। अभी मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम पे लेके चलता हूं। अब जो प्रॉब्लम करवाने वाला हूं वो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 8, यानी 8th नंबर प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करेंगे, जो हमारे स्टडी मेट में भी 8th नंबर पे, और जो आपको क्लास के लिए मैंने बुक प्रोवाइड करवा रखी है उस बुक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 8th नंबर प्रॉब्लम ही है। इसको आराम से पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलते हैं सर सीधा प्रॉब्लम के ऊपर। चलो सभी बच्चे बुक निकालेंगे, मैं प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करता हूं। देखो क्या कह रहे हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी कंसिस्ट the capital structure of a company consists 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each fully paid up। कंपनी के पास पहले से 20,000 इक्विटी है 10-10 रुपए वाले। इसका मतलब कंपनी के पास ऑलरेडी इक्विटी कैपिटल है बच्चों 2 लाख रुपए की, 10 रुपए के एक फुल्ली पेड अप, एंड 1,008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड अप इश्यूड ऑन अप्रैल 2001। और कंपनी के पास 1,008% वाले रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक प्रेफरेंस 100 रुपए का है जो कि फुल्ली पेड अप है, ठीक है। यानी 20,000 इक्विटी है और 1,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है। आगे कह रहे हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। कंपनी के पास पहले से अनडिस्ट्रीब्यूटेड यानी वो रिजर्व्स एंड सरप्लस यानी जिसको अभी तक हमने काम में नहीं लिया हमारे पास अवेलेबल है। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कंपनी के पास रिजर्व के अंदर कुछ बैलेंस अवेलेबल है, जिसमें से लिखा हुआ बच्चों जनरल रिजर्व में 80,000, प्रॉफिट एंड लॉस में 20,000। आगे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच ₹5,000। जो बुक मैंने क्लास में प्रोवाइड करवा रखी है उसमें हो सकता है यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो इस लाइन के अंदर, तो आप उसमें करेक्शन कर लेंगे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आउट ऑफ विच ₹5,000, 5,000, फिर ब्रैकेट लिखा हुआ मैंने। अब बुक में जरूर देखना ध्यान से, नॉट फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज एन डिविडेंड। दोबारा पढ़ रहा हूं, कह रहा है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 5,000 रुपए ऐसा बैलेंस है जो आपका फ्री नहीं है, यानी जो डिविडेंड पर्पस के काम नहीं आ सकता। यानी IAR इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 5,000 रिस्ट्रिक्टेड है और उसके बाद लिखा हुआ है ₹10,000। जहां तक मेरे को बच्चों याद है जो बुक्स मैंने आपको क्लास में प्रोवाइड करवाई है उसमें अगर करेक्ट मिस्टेक होगी तो वहां बाद लिखा होगा 98,000। अगर बाई चांस वहां 98,000 तो आप उसे करेक्ट करोगे 10,000 में। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में ध्यान से देखो, जो हमारा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है IAR, इसके अंदर कहीं ना कहीं बच्चों 10,000 रुपए रखे हुए हैं, बट 10,000 के अंदर दो बातें हैं। 5,000 रुपए तो ऐसे हैं जो फ्री नहीं है, इसका मतलब ये तो रिस्ट्रिक्टेड हो गए। इसका मतलब बचे हुए 5,000 आपकी तरीके से फ्री हैं। तो आप जब रिडम्पशन करोगे तो जो फ्री वाला है वो यूज कर सकते हैं, 5,000 को यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बेटा साफ साफ लिखा हुआ है
कि वो हमारे डिविडेंड पर्पस के काम नहीं आ सकते। आगे कहता है सिक्योरिटी प्रीमियम में 2000 है, कैश एंड बैंक का बैलेंस है 98,000, कैश अकाउंट में 98,000 पड़े हुए हैं। और आगे कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। कंपनी अपने प्रेफरेंस को रिडीम करना चाहती है, वो भी 10% प्रीमियम, इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन द डायरेक्टर आर empowered to make fresh issue of equity shares at par after utilizing the undistributed reserves and surplus। क्या कह रहे हैं कि डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया कि कंपनी जो है नए इक्विटी इश्यू करेगी, बट इक्विटी इश्यू करने से पहले जितने भी उसके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं उन्हें यूज करेगी, फिर अमाउंट कम पड़ेगी तो वो न्यू इश्यू की तरफ जाएगी। दोबारा से समझो कहना क्या चाह रहे हैं, यानी सबसे पहले बच्चों आपको यहां पर रिडम्पशन के लिए फंड अरेंज करना है अपने रिजर्व एंड सरप्लस से। जितना पैसा रिजर्व एंड सरप्लस से अरेंज कर लोगे अच्छी बात है, जो पैसा रिजर्व में नहीं अरेंज हो पाया उस पार्ट के लिए आप इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दोगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट इज सम ऑफ ₹20,000 shall be retained in general reserve and which should not be utilized। कह रहा है कि इस पर्पज के लिए हमें हमारे जनरल रिजर्व के अंदर 20,000 रुपए मेंटेन करें। यानी कहने का मतलब, दोबारा से समझो, कहने का मतलब ये है कि यहां पर 20,000 जनरल रिजर्व आपको मेंटेन करना है। इसका मतलब जनरल रिजर्व में टोटल कितने रुपए? 80,000। 80,000 के अंदर से अब 20,000 तो यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि जनरल रिजर्व के अंदर एक कंडीशन लगा दी कि जनरल रिजर्व एनी हाउ आपको मेंटेन करना है 20,000। इसका मतलब जनरल रिजर्व सिर्फ यूज किया जा सकता है अप टू ₹60,000। 60,000 तक बच्चों जनरल रिजर्व को यूटिलाइज किया जाएगा। ओके सर, समझ आ गया। सबसे पहले हम ये कह सकते हैं, ध्यान से देखना, कि हमें जो इक्विटी इश्यू करने हो कितने रुपए के इश्यू करने। अगर आप इस प्रॉब्लम पे आते हो सबसे पहले तो आपको समझ आ गया होगा कि इक्विटी कितने रुपए की इश्यू होगी। कैसे सर? ये देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं? अमाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, अमाउंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व्स एंड सरप्लस का बैलेंस कितना, पहले वो ढूंढते हैं। सर कैसे ढूंढोगे? सिंपल है बच्चों, सबसे पहले आप ये पता लगा लो आपके पास क्या क्या अवेलेबल है। देखो बेटा, हमारे पास बेसिक जनरल रिजर्व 80,000 है, बट यहां 20,000 आपको जनरल रिजर्व में मेंटेन करना है। दैट मीन्स आप जनरल रिजर्व में से ओनली 60,000 रुपए निकाल सकते हो, तो 60,000 आप जनरल रिजर्व से निकालोगे। ओके सर, फिर है बच्चों पी एंडल में वैसे तो बच्चों 20,000 रुपए है, बट आपको भली बात ही पता है 20,000 रुपए जो है इसमें से 10,000 रुपए जो है मिनिमम 10,000 अगर हम बात करें, 10,000 रुपए आप प्रीमियम पेबल और रिडम्पशन के काम में ले लोगे। बच्चा कहेगा कि सर कहां दिया हुआ प्रीमियम? लिखा था ना, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम। दैट मींस रिडम्पशन पे प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम देना पड़ेगा बच्चों 10%। तो सीधा सा हिसाब, अगर 10% 1 लाख का जो होता है वो 10,000 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 10,000। तो पी एंडल से 10,000 निकालोगे। स्टूडेंट कहता है सर सिक्योरिटी प्रीमियम में 2,000 रुपए रखे, आपने उसे क्यों यूज नहीं किया? मैंने कहा था ना कि मैं यहां पर जितनी भी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा मैं इस अजम्पशन के साथ करवाऊंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 133 तैयार हुए हैं, इसलिए वो अपने सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज ना करके अपने प्रॉफिट से उस प्रीमियम को सेट ऑफ करेगी। जल्दी से देखो यहां तक पी एंडल जनरल रिजर्व। इसके अलावा अगला पॉइंट जो होगा वो मैं ये कह सकता हूं क्या, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स भी हैं। आपको एक बात पता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वैसे तो 10,000 रुपए का है, बट उसमें से 5,000 नॉट फॉर फ्री, यानी लिखा था ना कि वो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं। इसका मतलब कितना हो गया? 5,000। तो बोले तो कितने रुपए आपके पास रिजर्व्स में है? यानी आपके पास 75,000 वो प्रॉफिट्स हैं जो आप किस पर्पस के लिए काम में ले सकते हो। सर जी ये 75,000 रुपए हम रिडम्पशन के काम ले सकते हैं। बस खत्म ही होगी बात। अब आ जाएगा न्यू इश्यू।
तो बच्चों अगर हम बात करते हैं न्यू इश्यू की, हमें 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम करने, 1 लाख रुपए की कैपिटल को रिडीम करना है, जिसमें से बच्चों 75,000 रुपए हम रिजर्व से निकाल लेंगे बेटा। तो आपको सिर्फ 25,000 रुपए की जरूरत है जो आपको न्यू इश्यू से अरेंज करना चाहिए, यानी 75,000 अवेलेबल है। 1 लाख रुपए का रिडम्पशन होना है फेस वैल्यू, उसमें 75,000 रिजर्व से निकाले तो 25,000 की इक्वल आप न्यू शेयर्स इश्यू कर दो। अब इसकी तो बहुत सिंपल एंट्री बनेगी बेटा। जब बच्चों नए शेयर इश्यू करोगे तो ये लो एंट्री बनेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट, और मैं डायरेक्टली इक्विटी शेयर कैपिटल बना देता हूं। ये सब नहीं लिख रहा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, फिर एप्लीकेशन से कैपिटल, डायरेक्ट बच्चों एक एंट्री पास हो जाएगी। 25,000 रुपए कंपनी को रिसीव हो गए। बोलो हाँ या ना? एकदम बरोबर सर, 25,000 रुपए यहां पर मिल गए। अगला पॉइंट ये आता है कि अब प्रेफरेंस को रिडीम करना है। जल्दी से देखो प्रेफरेंस का रेट कितना है सर? 8%। तो एंट्री बनेगी 8% रिडीमेबल, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बोले तो 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की प्रेफरेंस कैपिटल खत्म। फिर आएगा बच्चों प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, इसका 10% हमें प्रीमियम देना है 10,000, और 2 आएगा PSH यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 1,10,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? तो ये प्रीमियम अब हमें P&L से सेट ऑफ कर देना है। तो तीसरी एंट्री में P&L अकाउंट डेबिट और आ जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये देखो सर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। बोलो 10,000 तक क्लियर है या नहीं? पहली एंट्री में इक्विटी इश्यू कर दिए, दूसरी में अमाउंट ड्यू कर दी, तीसरी में प्रीमियम को सेटल करवा दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जल्दी से देखो यहां तक। हाँ जी सर, देख लिया। इसके बाद में आता है बेटा कि CRR में कितने रुपए ट्रांसफर होंगे और आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट। तो मैं अभी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर देता हूं, तो ये जो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा बच्चों यहां पर, क्या आएगा जल्दी बोलो? 2 आ जाएगा बैंक अकाउंट। तो ये हमने उन्हें 1,10,000 पे कर दिया। सर जी क्या कर रहे हो, जीरो ज्यादा लगा दी। अरे बेटा तुम भी ध्यान रखो, ये 1,10,000 ये हमारा एक पार्ट मैंने आपको खत्म करवाया। पहले खत्म नहीं हुआ, अभी अमाउंट ट्रांसफर टू CRR आएगा। अब बेटा एक वर्किंग नोट बनानी चाहिए, बनाओ तो सर जी आप। अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR, दैट मीन्स कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब बच्चों जब CRR में पैसा ट्रांसफर करोगे तो भले कैसे ट्रांसफर किया जाएगा? ऐसे ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू जो शेयर्स रिडीम होने वाले हैं उनकी बेटा नॉमिनल वैल्यू ले लेंगे 1 लाख रुपए। उसमें से बच्चों माइनस कर देंगे हम न्यू इश्यू। पता है इस प्रॉब्लम में न्यू इश्यू कितने रुपए का था? हाँ जी सर बरोबर पता अपने को, 25,000 रुपए का। तो 75,000 रुपए बच्चों CRR में ट्रांसफर होगा, CRR में। अब इसकी एंट्री तो बहुत आसान है। CRR कहां से बनेगा? जनरल रिजर्व, P&L और IAR से। तो जनरल रिजर्व में से आप यूटिलाइज कर लोगे 60,000, तो जनरल रिजर्व से निकाल लोगे। 10,000 बेटा P&L से निकाल लोगे, और 5,000 बच्चों हम इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व अकाउंट से विड्रॉ कर लेंगे, और इसी के साथ 75,000 हमारा ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा इन कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये 5 जर्नल एंट्रीज इधर पास होनी चाहिए थी। बताइए, पहली एंट्री, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अगर इन एंट्रीज में कोई डाउट है तो बोलो। इस प्रॉब्लम में उन्होंने आपसे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट मांगी है, और उस बैलेंस शीट के अंदर
मैं आपको बता दूं, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, सिंपल है, तो बेटा जो जो चीजें यहां पर हैं जो बन सकती हैं, एक छोटा सा फॉर्मेट बनाकर वो सारी चीजों की डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे। जी सर बताओ। तो आप ये बेटा एक कॉलम बना दिया मैंने अमाउंट का, ये बेटा हो गया नोट नंबर का, ये हो गया बच्चों पर्टिकुलर्स का। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स एक बार जनरल एंट्रीज पे नजर डालो और प्रॉब्लम को पढ़ना स्टार्ट करो, फिर आपको बैलेंस शीट तैयार करवाएंगे। जी सर, सबसे पहले बच्चों यहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटी के बाद आता है एसएचएफ, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया शेयर होल्डर्स फंड। इसमें सबसे जरूरी बात होती है शेयर कैपिटल। ये लो सर जी, शेयर कैपिटल आ गई। इस पे बनेगा बेटा नोट नंबर 1। सेकंड बनेगा बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस पे नोट नंबर 2। यहां हमारे पास थोड़ी जगह है तो हम साइड में बच्चे नोट नंबर 1 तैयार कर देते हैं कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। तो आप एक बात बताओ, आपने प्रॉब्लम पढ़ी होगी, वहां दिया हुआ था 20,000 इक्विटी तो पहले से है 20,000, एक इक्विटी 10 का है। अब यहां पे ध्यान देना, आपने नए इक्विटी कितने रुपए की इश्यू किए 25,000। अगर हमसे नंबर्स पूछे जाते तो हम क्या कहते 2500 शेयर हैं 10-10 वाले, तो हम कह सकते हैं 20,000 प्लस 2500 22,500 हमारे टोटल शेयर और 10 रुपए का एक है। इसका मतलब यहां पर इक्विटी कैपिटल होने वाली है 2,25,000 रुपए की। क्लियर है यहां तक? हाँ जी सर, तो 2,25,000 की तो इक्विटी कैपिटल आ गई। अगला पॉइंट आ जाता है बेटा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब हम नोट नंबर 2 तैयार करेंगे बच्चों, नोट नंबर 2, तो जनरल रिजर्व में हमारे पास बैलेंस बचा है 20,000। पीएंडर में अपने पास कोई बैलेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के 10,000 में से हमने 5,000 काम में ले लिया तो 5,000। सिक्योरिटी प्रीमियम में बच्चों 2,000 और सीआरआर के अंदर बेटा यहां पर आई थिंक 75,000 बना था, इसका टोटल लगा दो 75, 1,02,000 रुपए इसका टोटल आ जाएगा 1,02,000। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस की डिटेल्स आ गई। क्लियर है? हमारे पास शेयर कैपिटल कैसे, पहले से 20,000 शेयर्स थे, 2,500 शेयर और इश्यू किए तो 2,25,000 की कैपिटल। जनरल रिजर्व में 20,000 बैलेंस मेंटेन किया था, वो आ गया। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व में 5,000, प्रीमियम में 2,000 और सीआरआर 75,000, टोटल 1,02,000। इसके बाद में और कुछ तो है नहीं। अगर आप चाहो तो बेटा यहां पर करंट एसेट बता सकते हो, यानी कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, कैश या बैंक बैलेंस। टोटलिंग नहीं लगेगी, एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट है, पहले ही बता दिया था। 98,000 का कैश था, यहां पे 25,000 रुपए और आए तो 25 प्लस हो जाएंगे और यहां पे 1,10,000 चलेंगे। अब आप बैलेंस निकालो कितना है, 98,000 प्लस 25 माइनस 1 10, 98 प्लस 25 माइनस 1,10,000, 13,000 रुपए ये कैश का बैलेंस बचेगा। इस तरीके से बेटा ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जल्दी से देखो, तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम थी स्टडीमेट के अंदर। आपको यहां पर मैंने एंट्रीज करवाई, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट तैयार करवा दिया। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को, और अगर नहीं डाउट है तो बेटा एक बार जल्दी से आप इस प्रॉब्लम को पढ़ो, इसका सॉल्यूशन देखो, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो डिस्कस करो, अदरवाइज आगे की प्रॉब्लम्स पे हम अपने आप को लेकर चलते हैं। जल्दी से देखेंगे सभी स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ जी बच्चों, तो अभी अभी बेटा हमने एक प्रॉब्लम करवाई थी आपको 8th नंबर, और अब एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम जो अब मैं करवाने वाला हूं, ये आपको जो नोट्स मैंने दिए हैं क्लासेस के लिए, उसके अंदर प्रॉब्लम नंबर 11 है। कितने नंबर है? 11 नंबर प्रॉब्लम। सभी बच्चे जल्दी से प्रॉब्लम नंबर 11 पे आएंगे और हमारे साथ साथ पहले प्रॉब्लम को रीड करना स्टार्ट करेंगे।
जैसे हम एक बार प्रॉब्लम को रीड कर लेंगे उसके बाद में बेटा हम कहीं ना कहीं उसकी सॉल्यूशन को समझना स्टार्ट करेंगे। तो सभी बच्चे पहले प्रॉब्लम नंबर 11 पे आ जाएंगे। आगे, हाँ जी सर, पढ़ो बच्चों। द फॉलोइंग इज द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ बूम बूम लिमिटेड। कंपनी का नाम क्या है? बूम बूम लिमिटेड, यानी ये कंपनी के बारे में बता रहे। देखो कितना बढ़िया नाम दिया ना। हाँ सर, इंटरेस्टिंग नाम है। अब बता रहे बच्चों यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड, कंपनी के फंड कहां कहां से अरेंज किए गए। बेटा सोर्स ऑफ फंड में सबसे पहले बताया इन्होंने ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल में बच्चे कह रहे हैं 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10-10 रुपए वाले। दैट मीन्स टोटल इक्विटी कैपिटल होगी बच्चे 5 लाख रुपए की। आगे कह रहा है 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 8% रिडीमेबल। 10,000 प्रेफरेंस है, 100 रुपए का एक, टोटल 10 लाख। और टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड नहीं बोला मैंने, ऑथोराइज्ड कैपिटल 15 लाख। ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में आपको पता होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब ये होता है कि इतने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी इश्यू कर सकती है। नीचे उन्होंने क्या बताया, पढ़ो। इशूड ऑब्लिक सब्सक्राइब्ड ऑब्लिक पेड अप। इन्होंने बताया 30,000 इक्विटी शेयर्स, यानी ऊपर ऑथोराइज कितने थे? 50,000। नीचे क्या बता रहा है? इशूड में 30,000 इक्विटी शेयर्स, यानी कंपनी ने कितने इक्विटी इश्यू कर रखे बच्चों? 30,000 और एक इक्विटी 10 रुपए पे इश्यू रखा है, यानी टोटल 3 लाख रुपए फुल्ली पेड अप है इक्विटी। 5,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी 5 लाख, यानी 30,000 इक्विटी इशूड है और 5,000 प्रेफरेंस इशूड है। नीचे रिजर्व में बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम में 6 लाख है, जनरल रिजर्व में 6.5 लाख है, P&L में 40,000 है। आगे कह रहे 2,500 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, यानी कंपनी ने 2,500 9% वाले 100 रुपए वाले डिवेंचर इश्यू कर रखे हैं। 2.5 लाख रुपए के इनके डिवेंचर्स भी हैं। फिर बता रहा है ट्रेड पेबल 1,70,000 रुपए के ट्रेड पेबल, और टोटल है बेटा 25,10,000 रुपए। नीचे बता रहा है एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि फंड को हमने कैसे कैसे यूज किया। ऊपर बेटा सोर्सेज, सोर्स का मतलब कहां से पैसा आया था। इन्होंने ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, रिजर्व, लायबिलिटी सब बताया। अब बता रहा है फिक्स एसेट है 7,80,000। कह रहा है सर जी इन्वेस्टमेंट, जिनको खरीदा था 4,90,000 में, बट एट प्रेजेंट मार्केट वैल्यू है 5,80,000। डीटीए यानी डेफर्ड टैक्स एसेट बताया है, ट्रेड रिसीवेबल बताया और कैश एंड बैंक, और टोटल बैलेंस शीट का बेटा 25,10,000। इस तरीके से बच्चों इन्होंने एक बैलेंस शीट गिवन है बूम बूम लिमिटेड की। सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड दोनों बातें बच्चों इन्होंने यहां बताई। मैंने इस बैलेंस शीट को एक बार आप बच्चों के लिए रीड कर दिया। अब काम की बात बेटा अब स्टार्ट होती है। इन एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 20 जून, इस कंपनी की बेटा एजीएम बुलाई गई, यानी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई गई, जो कि 20 जून को हुई थी। और कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, और कंपनी ने उस 20 जून की एजीएम के अंदर क्या क्या डिसाइड किया उन्होंने आपको लाइन से बताया। उन्होंने बेटा 4 पॉइंट आपको बताए। एजीएम में क्या क्या डिसाइड हुआ, लाइन से एक एक पॉइंट बताया जा रहा है। सबसे पहला, टू स्प्लिट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच into 5 equity shares of ₹2 each from 1st of July। सर हमें समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। बेटा देखो इधर ध्यान दो, इनका कहने का मतलब ये है, स्प्लिट करने का मतलब है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, यानी टुकड़े कर देना। मतलब सर मतलब ऐसे समझो बेटा, इस कंपनी का एक इक्विटी कितने रुपए का है, बैलेंस शीट में जाकर देखो 10 रुपए का। एक इक्विटी 10 रुपए का। कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इस एक इक्विटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना, और ये इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहते हैं, और तोड़कर ये 5 शेयर बनाना चाहते हैं 2-2 रुपए वाला। यानी दोबारा से समझना, कहने का मतलब ये है कंपनी का पहले जो एक इक्विटी 10 रुपए का था, कंपनी उस 10 रुपए की इक्विटी को खत्म करके 2-2 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। यानी ऐसे समझो, अगर बेटा आपके पास एक 10 रुपए का इक्विटी है, तो वो 10 रुपए वाला इक्विटी खत्म होगा और आपको उसके बदले में नए इक्विटी दिए जाएंगे
5 नए इक्विटी दिए जाएंगे और एक इक्विटी की वैल्यू होगी 2 रुपए। इसका मतलब एक बात बताओ, पहले हमारे पास एक शेयर था जो 10 रुपए का था, अब हमारे नंबर्स बढ़ जाएंगे, 5 हो जाएंगे जो 2 रुपए का एक होगा। तो बेटा पहले भी हम कितने रुपए के मालिक थे? 10। और बच्चों आज भी कितने के मालिक हैं? 10। तो वैसे तो कोई फायदा नुकसान नहीं है, बट कंपनी ने स्प्लिट कर दिया, यानी उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। बेटा मान लो आपकी पॉकेट में 2000 रुपए का नोट है, एक सिंपल सी बात करते हैं, और आपके पास 2000 रुपए का नोट है। आप एक दुकान पे जाते हो और उसे छुट्टा करवाते हो, यानी चेंज करवाते हो। आप उसे चेंज करवा रहे हो, आप दुकानदार को कह रहे हो सर प्लीज आप इन्हें ना 500 की करेंसी नोट में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा दुकान वाला क्या करता है? ऐसे ही तो करता है। वो आपसे क्या करेगा? एक नोट रिसीव करेगा जो 2000 रुपए का है, और बदले में बच्चों आपको 4 नए नोट दे देगा 500 रुपए वाले। तो आप ले लोगे हंसते हंसते, कहां नुकसान थोड़ी है बेटा। आपके 2000 रुपए का एक नोट गया तो 2000 के इक्विवेलेंट वैल्यू के नए नोट भी तो आ गए। तो ये क्या है? ये 2000 के नोट को स्प्लिट कर दिया 500 के नोट्स के अंदर। तो यहां पर कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को स्प्लिट करवाना चाहती है, यानी उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करवाना चाहती है। यानी 10 रुपए वाला शेयर खत्म होगा और कंपनी नए शेयर इश्यू करेगी और 1-2 रुपए का होगा, और आपको 5 नए शेयर्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, अब समझ में आ गया आपका पॉइंट कि आप क्या कहना चाह रहे हो। चलो बहुत बढ़िया, आपको पॉइंट तो समझ में आया कम से कम। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये काम हो रहा है बेटा 1 जुलाई को। इसकी एंट्री क्या बनेगी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, टू रिडीम 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट 5% प्रीमियम। कंपनी अपने प्रेफरेंस को रिडीम करेगी 8% वालों को 5% एक्स्ट्रा देगी। तीसरा पॉइंट, टू रिडीम 9% डिवेंचर्स बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स एट ₹10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन। सर समझ ही नहीं आया क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है कंपनी के पास जो 2.5 लाख रुपए की डिवेंचर्स थे, कंपनी की बैलेंस शीट में देखो बेटा 9% वाले 2,50,000 के डिवेंचर्स थे। अब दोबारा आराम से पढ़ो। टू रिडीम 9% डिवेंचर्स, यानी कंपनी डिवेंचर्स को रिडीम करना चाहती है बाय मेकिंग ऑफर टू डिवेंचर होल्डर, और कंपनी डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन दे रही है, यानी एक ऑफर दे रही है टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू इक्विटी शेयर्स। यानी अगर डिवेंचर होल्डर चाहे तो अपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट करवा सकता है हमारी कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल में एट ₹10 पर शेयर और एक्सेप्ट कैश ऑन रिडम्पशन। इसका मतलब ऐसा है बेटा, सीधी सी बात, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, यानी जो डिवेंचर होल्डर हैं 2.5 लाख रुपए के, उन्हें कंपनी ने 2 रास्ते दिखाए कि देखो भाई साहब, पहला रास्ता तो ये है कि अगर आप चाहो तो अपने डिवेंचर्स को सरेंडर कर दो रिडम्पशन में और बदले में इक्विटी ले लो। एक इक्विटी तुम्हें दिया जाएगा 10 रुपए का, और अगर तुम एक कन्वर्जन में इंटरेस्ट नहीं रखते हो तो तुम्हें तुम्हारा पैसा कैश में लौटा दिया जाएगा। बेटा डिवेंचर होल्डर के पास 2 ऑप्शंस हैं। वो चाहे तो अपने आप को किसमें कन्वर्ट करवा सकता है? इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकता है, और अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करवाना चाहता तो उसके पास दूसरा रास्ता है, वो कंपनी के पास जाए और क्या बोले कि देखो भाई साहब, मुझे कन्वर्जन में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरा पैसा दे दो, यानी वो कैश की डिमांड कर ले और बात खत्म, वो अपना पैसा कैश में मांग ले। हाँ सर ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं टू इश्यू, अगला पॉइंट नहीं पढ़ रहे क्या? पढ़ रहे हैं सर। 4th पॉइंट, टू इश्यू fully paid up bonus share in the ratio 1 equity share for every 3 shares held on record date। ये कहना चाह रहा है कि कंपनी आप बोनस भी देगी, बट एक बोनस दिया जाएगा 3 के बदले में। अगर आपके पास 3 शेयर्स हैं तो आपको 1 फ्री में दिया जाएगा बोनस। आगे क्या कह रहा है? ऑन 10th जुलाई इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड। कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट को मालूम है कितने में बेचा? 5,55,000 में, यानी कंपनी ने सारी इन्वेस्टमेंट को बेच दिया 5,55,000 में। एंड प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड, और प्रेफरेंस का
रिडम्पशन भी कर लिया। तो जल्दी बोलो क्या हुआ, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को बेचा, वहां से पैसा आया, उस पैसे को रिडम्पशन के काम में ले लिया जाएगा। आगे पढ़ो बच्चों, आगे कह रहे हैं 40% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज्ड देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड देयर क्लेम वर सेटल्ड ऑन 1 अगस्त। हाँ, इसका मतलब सुनना, 2.5 लाख रुपए जो थे ना, उसमें से 40% लोग कैश की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसका मतलब ऑटोमेटिकली 60% लोग कन्वर्जन में इंटरेस्ट दिखाएंगे। सर नहीं समझे बात को। अरे बेटा, 2.5 लाख रुपए के टोटल डिवेंचर्स हैं, बरोबर, उसमें से 40% लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें कन्वर्जन में कैश चाहिए, लिखा हुआ ना 40% ऑफ डिवेंचर होल्डर एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश। वो कह रहे हैं हमें तो भैया कैश चाहिए। तो 40% अगर बच्चों कैश ले लेंगे तो बचे हुए 60% किस में जाएंगे सर, ऑटोमेटिकली इक्विटी में चले जाएंगे। बहुत बढ़िया। और उन्हें 1 अगस्त को उनको रिडीम कर दिया जाएगा। द कंपनी फिक्स्ड 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट आपने कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा, जिस दिन ये डिसाइड होता है कि आपको बोनस मिलेगा, कितना मिलेगा, कैलकुलेशन वगैरह के लिए। तो 5 सितंबर बोनस डेट है एंड बोनस वाज कंक्लूडेड, और बोनस कंक्लूड हो गया 12 सितंबर 2001 को। कह रहा सर जी आप जर्नल एंट्री पास करो एज वेल एज आप एक बैलेंस शीट तैयार करोगे 30 सितंबर के दिन। तो ये बेटा इनकी डिमांड है। इस डिमांड के बेसिस पे मैं अब आपको जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा। बहुत आराम से आपको पॉइंट्स को समझना है, सभी पॉइंट को मेरे साथ साथ ध्यान से सुनोगे। मैं एक बार ये सारी बातें पहले की यहां से हटा देता हूं, जिससे आपको एंट्री समझने में, लिखने में कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी भी तरीके का। अब मैं चाहूंगा सभी बच्चे आराम आराम से इसके आंसर को देखेंगे और पूरी ईमानदारी के साथ मेरे साथ ध्यान लगाएंगे। सबसे पहला देखो बच्चों, कंपनी यहां पर क्या करना चाहती है। अगर हम इसका आंसर बनाएं तो प्रॉब्लम नंबर है बच्चों 11, और सबसे पहले इन्होंने पॉइंट नंबर 1 में बोला था कंपनी अपने 10-10 रुपए वाले शेयर को स्प्लिट करके 2 रुपए का बनाना चाहती है। इसका मतलब जिसके पास 1 शेयर है उसे बदले में 5 दे दी जाएंगे। तो आप ऐसे कह सकते हो क्या, ध्यान से समझना। अगर हम एक सिंपल सी बात करें, देखो बच्चों, पहले इस कंपनी के पास कितने शेयर्स थे बेटा, आप एक बार बैलेंस शीट पे देखो बूम बूम लिमिटेड की। सर इनके पास 30,000 शेयर्स थे। देखो बेटा पहले ऐसे था कुछ ओल्ड, हम कह सकते हैं 30,000 शेयर्स थे, एक था 10 रुपए का। तो पहले इनकी वैल्यू थी बेटा 3 लाख। वैल्यू आज भी 3 लाख रहेगी, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। और आज बेटा क्या होगा, हम उन शेयर्स को 2-2 रुपए में बदल देंगे, यानी यहां पर 2 रुपए आएगा। तो बेटा एक बंदा 10 रुपए के शेयर को सरेंडर करेगा और बदले में 2 रुपए का लेगा, तो कह सकते हैं कि 30,000 शेयर्स हैं। अगर एक शेयर के बदले में 5 दिए जाते हैं तो 30,000 के बदले में यहां 1.5 लाख शेयर्स उन्हें दिए जाएंगे। यानी मैं फिर से कह रहा हूं, 10 रुपए वाले एक शेयर को 5 2-2 रुपए वाले शेयर देंगे तो 30,000 को कितना दोगे, 30,000 को हम दे देंगे 1,50,000। वैल्यू सेम आएगी, वैल्यू में बदलाव नहीं आएगा बच्चों। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये 1.5 लाख कैसे निकाला, एक के बदले में अगर हम 5 देते हैं तो 30,000 प्रेफरेंस के बदले में हम कितने शेयर्स इश्यू कर देंगे, बोले तो सर हम 1.5 लाख इश्यू कर देंगे। बहुत बढ़िया। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। पहले इतने शेयर्स थे, अब नंबर्स बदल गए, दैट्स इट। अब यहां पर कंपनी की बुक्स में एंट्री क्या बनेगी, कंपनी क्या करेगी बेटा, पुराने वाले शेयर लेकर उन्हें तो डिस्ट्रॉय कर देगी, यानी फाड़ देगी, और बदले में 2-2 रुपए के नए शेयर्स उन्हें प्रोवाइड करवा देगी। तो एक सिंपल एंट्री पास होगी यहां पर, बहुत आसान एंट्री है बच्चों, ध्यान देना। पुरानी कैपिटल खत्म होगी। पुरानी कैपिटल का मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू में 10 बोले तो 3 लाख रुपए यहां पर आ जाएगा, और इसे बेटा कन्वर्ट कर दिया जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल में, और यहां पर अब 1.5 लाख शेयर्स हो जाएंगे, और एक होगा बच्चों 2 रुपए का, बोले तो ये भी 3 लाख रुपए हो गए।
एकदम समझ आ गया सर हमें। क्या ये बात आपको क्लियर है? पहले ये 30,000 थे, इसका 5 टाइम्स अब हो जाएगा 30,000 को 1.5 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया। एकदम ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। अगर आप सेकंड पॉइंट पे जाओगे तो यहां पर कंपनी ने अगली डेट है, अच्छा डेट लिखना चाहो साइड में तो बेटा डेट भी नोट कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन 10 तारीख को हुआ था। नो 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 नो, ये ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जुलाई के दिन। फिर बेटा अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 10 जुलाई। मैंने चलो डेट नोट करना स्टार्ट कर दिया। पहला ट्रांजैक्शन 1 जुलाई, अगला ट्रांजैक्शन 10 जुलाई। कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 490 और उसे बेचा 5,55,000। तो इन्वेस्टमेंट बेचने से फायदा हो गया, पैसे आएंगे तो एंट्री बनेगी बेटा कैश आने से। कैश का बैलेंस बढ़ता है, कैश एसेट होती है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। 5,55,000 कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। हमारे यहां से बच्चों एक एसेट चली जाएगी जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट और उसका बैलेंस कम हो जाएगा बुक्स में 4,90,000। बहुत बढ़िया सर। और साथ ही साथ में बेटा यहां पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये फायदा बेटा P&L में क्रेडिट हो जाएगा। ये हो जाएगा 65,000। जल्दी से देखो, पहली एंट्री स्प्लिट करने की, दूसरी एंट्री के अंदर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को बेटा बेच दिया। क्लियर है यहां तक? अब हमें रिडम्पशन करना है। जब आप रिडम्पशन करोगे तो मैं 10 जुलाई को इनका रिडम्पशन कर देता हूं और रिडम्पशन जब 10 जुलाई को होगा तो रेट कितने जल्दी से बताओ सर? 8%। तो एंट्री बनेगी 8%, 8% रिडीमेबल, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि है 5 लाख रुपए। ये लो, एकदम ठीक है। 8% प्रेफरेंस, यहां पर आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट। अब 5% एक्स्ट्रा देना है। ये 5 लाख है, 5% एक्स्ट्रा देना है तो 25,000 रुपए प्रीमियम के नाम पे आ जाएंगे। और यहां पर आ जाएगा बच्चों टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट 5,25,000 रुपए। बोलो हाँ या ना? एकदम सर समझ आ गया। 1 जुलाई को ये हुआ, 10 जुलाई को ये हुआ, 10 जुलाई को अगला ट्रांजैक्शन कर दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब हमने रिडम्पशन के लिए पैसा यूज कर लिया। क्या ये बात आपको समझ आ गई? जी सर हमें ये पॉइंट समझ आ गया। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को बेटा सेटल कर दो। मैं तो यही सेटल कर देता हूँ, स्टडी मेट में लास्ट में सेटल कर रखा है। कोई बात नहीं सर, आप अपने अकॉर्डिंग करवाओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट मैंने P&L से चार्ज कर लिए 25,000 और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, जो कि बच्चों 25,000 आ जाएगा। जल्दी से इन चारों एंट्रीज को पढ़कर देखो यहां तक। समझ आ गया? जल्दी देखो। जी सर समझ आ गया। अगर समझ में आ गया तो लगे हाथ एक काम करो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे भी कर दे। हाँ जी सर पे करवा दो। जब पे करोगे तो बेटा पैसे जाएंगे, लायबिलिटी खत्म होगी। लायबिलिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसका डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट। हमारी जेब से पैसे चलेंगे। बोले तो कितने रुपए चलेंगे? 5,25,000। अब सवाल ये आता है कि CRR बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपको एक बात बताएं, बोलो सर। इस प्रॉब्लम में, इस पूरी प्रॉब्लम में आपने पढ़ा उसमें कहीं पर भी ऐसा बोला कि नए शेयर्स इश्यू किए गए? नहीं सर। जब बच्चों वो नए शेयर्स इश्यू करने की बात ही नहीं कर रहा है तो ये कह सकते हैं कि सारा पैसा कहां से निकाला गया होगा? फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व से पैसे निकाले गए हैं। तो यहां पर आएगा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर्ड टू CRR। हम पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों? जल्दी बोलो। सर जी CRR में। तो हम कह सकते हैं टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
जो प्रेफरेंस रिडीम होने हैं उनकी नॉमिनल वैल्यू है 5 लाख रुपए। और इसमें से बेटा बताओ जल्दी से न्यू इश्यू कितना है। अगर हम न्यू इश्यू की बात करें इस प्रॉब्लम में एक भी रुपए का नालायको न्यू इश्यू नहीं है, तो सारे के सारे पैसे हमने कहां से निकाले, फ्री रिजर्व से। तो बताओ 5 लाख रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा, सीआरआर में। अब हमारे पास जनरल रिजर्व में अमाउंट अवेलेबल होगी तो हम यूज कर लेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। हमने ये पैसा जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कर दिया। और टू बच्चों सीआरआर यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बोले तो 5 लाख रुपए। हाँ जी सर, समझ आ गया। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी, फिफ्थ एंट्री मैंने आपको करवा दी। यहां तक क्लियर है। अब आएगा बेटा 1 अगस्त। अब 1 अगस्त को क्या होगा, 1 अगस्त की अगर हम बात करें बेटा, डिवेंचर होल्डर्स जो थे ना, उन डिवेंचर होल्डर को अब हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। उन्हें कैश दो या कुछ भी करो। तो अब यहां पर आ जाओ। सबसे पहले 1 अगस्त का एक वर्किंग नोट बनेगा। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, डिवेंचर होल्डर का सेटलमेंट कब हुआ सर, 1 अगस्त को हुआ। एक बात बताओ, आपको जो बैलेंस शीट गिवन है वो कब की है, 31 मार्च। उसके बाद में बेटा अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून चला गया, जुलाई चला गया। आपको पता है डिवेंचर एक तरीके का लोन होता है, लोन पे हमेशा इंटरेस्ट बनता है और इंटरेस्ट बच्चों टाइम के बेसिस पे होता है। तो मैं ये बोलूंगा कि डिवेंचर्स पे 4 महीने का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होना चाहिए। 4 महीने कौन से, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। 1 अगस्त को सेटलमेंट हो रहा है तो यहां पर आएगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स पे अपने को इंटरेस्ट देना चाहिए। कब से, 1 अप्रैल से लेकर 1 अगस्त तक का, यहां तक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा, यहां से देख सकते हो। बताओ सर, कैलकुलेशन करके बताओ आपको। देखो बच्चों, 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 9% उनका रेट है और 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। 2.5 लाख रुपए पे 4 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे तो 2.5 लाख रुपए पे 9%, यह आएगा बेटा 7500, 7,500 उनका इंटरेस्ट बनता है। मैं फिर कह रहा हूं, हमने उनका सेटलमेंट अगस्त में किया है 1 अगस्त को, तो अप्रैल से लेकर अगस्त तक का उनका इंटरेस्ट भी बनता होगा जो कंपनी को पे करना पड़ेगा 7500 रुपीज। बोलो क्लियर है या नहीं है, यहां तक जल्दी बोलो। जी सर, तो इसकी एक एंट्री बना देंगे। डिवेंचर खत्म कर देते हैं पहले, रिडम्पशन होगा तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने परसेंट, 9%। 9% के डिवेंचर है बेटा 2.5 लाख रुपए के, उनपे 7500 का इंटरेस्ट है। तो यहां पर आ जाएगा डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। कैलकुलेशन ऊपर दिखा दिया मैंने, 7500। और ये पैसा हमें डिवेंचर होल्डर को पे करना है। तो डिवेंचर होल्डर्स के नाम से एक लाइबिलिटी बुक हो जाएगी 2,57,500। जल्दी बोलो, 1 अगस्त की एंट्री क्लियर, डिवेंचर खत्म, इंटरेस्ट बुक, डिवेंचर होल्डर को 2,57,500 रुपए पे करने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया सर, यहां तक की बात तो हमें क्लियर होगी। अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ आ जाता है तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा इन्होंने बोला कि डिवेंचर होल्डर जो हैं उन्होंने 40% पार्ट के लिए, यानी 40% उन्होंने कैश में लेना सही समझा। तो यहां पर आप देखोगे, एक बार ध्यान देना, कैलकुलेशन ऑफ कैश एंड इक्विटी शेयर्स। एक वर्किंग नोट बना रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा डिवेंचर होल्डर को कैश कितना मिलेगा और इक्विटी शेयर्स कितने पार्ट के लिए मिलेंगे। इधर आ जाओ। सबसे पहले बच्चों, ये वर्किंग नोट बहुत काम का है, इसे नहीं समझोगे कंसेप्ट मिस कर जाओगे, बाद में दिक्कत आएगी। इसलिए प्लीज यहां पे ध्यान देंगे सभी बच्चे, यहां पे ध्यान देना बेटा। इस कंपनी के पास 9% वाले डिवेंचर्स हैं बेटा, 2.5 लाख रुपए के।
ओके सर, आगे बताओ। अभी 1 मिनट रुको, आगे की बात अभी करेंगे। 1 मिनट रुकना बच्चों। और इस 2.5 लाख की अगर हम बात करते हैं तो आप यहां पे ध्यान देना। जी सर, ये 2.5 लाख रुपए के 2 पोर्शन बनेंगे। एक बेटा कैश में जाएगा और एक बेटा मैं कह सकता हूं इक्विटी शेयर्स। तो ये हो जाएगा कैश वाला पार्ट, जो हो जाएगा शेयर्स। तो हम ये कह सकते हैं 40% कैश में हो रहा है तो 60% शेयर्स में होगा। बोलो हाँ या ना? एकदम बरोबर है सर ये तो। अब बेटा यहां पे ध्यान दो। 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स के लोगों ने 40% लोगों ने बोला कि हमें क्या दे दो, उन्होंने बेटा कैश का ऑप्शन अडॉप्ट कर लिया। कितने परसेंट ने? 40%। 2.5 लाख का 40% होता है बेटा 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए के लिए तो उन्होंने क्या मांग लिया? कैश मांग लिया। और ये लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हमें 1,50,000 वाले, इनको हम बेटा क्या दे देंगे? इक्विटी शेयर। दोबारा सुनो बेटा, कंपनी के टोटल 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं। कंपनी ने सभी को ऑप्शन दे रखा है कि तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहो तो अपने आप को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो और चाहो तो अपना हिस्सा कैश में ले सकते हो। प्रॉब्लम में लिखा हुआ 40% लोगों ने कैश की तरफ जाना सही समझा, तो हमने 2.5 लाख का 40% निकाला, यानी 1 लाख रुपए के जो कैश लेना चाहते हैं, यानी 1.5 लाख के हमें शेयर्स देने पड़ेंगे। अच्छा, उन्हें जो एक शेयर दिया गया वो 10 रुपए में इश्यू किया गया, तो यहां से आप नंबर ऑफ शेयर्स भी निकाल सकते हो। एनवेस्ट का मतलब है बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1.5 लाख रुपए के बदले में अगर हम 10-10 रुपए वाले शेयर्स देंगे तो बेटा 15,000 शेयर्स इश्यू किए जाएंगे। जल्दी से इस पर नजर डालो, कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 15,000 शेयर्स दिए जाएंगे। दोबारा समझो, यानी 2.5 लाख में से 1 लाख को तो हम कैश देके साइड कर देंगे, बचे हुए 1.5 लाख को हमें शेयर्स देने हैं। वैसे इक्विटी अब 10 रुपए का नहीं है बेटा, ध्यान रखना। अब इक्विटी कितने का हो चुका है? 2 रुपए का, बट वो कितने पे दिया जा रहा है? 10। तो 10-10 रुपए वालों से कितने शेयर देंगे? 15,000। यानी मैं ये कह सकता हूं इस 10 रुपए के अंदर 2 रुपए कैपिटल के और 8 रुपए प्रीमियम के। जल्दी से इस नोट पे नजर डालो और आगे मैं एंट्री करके दिखाता हूं। जल्दी देखो बेटा, यहां तक समझ आया? तो ये 15,000 शेयर इश्यू करेंगे। अब बात ये है कि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर बेटा शेयर कैपिटल में तो सिर्फ पता है कितने रुपए जाएंगे? 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 रुपए, और बाकी चला जाएगा बच्चों सिक्योरिटी प्रीमियम में 15,000 इंटू 8 यानी 1,20,000। और जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से सुनो। कंपनी बेटा 1.5 लाख रुपए के बदले में 10-10 रुपए वाली इक्विटी देगी तो 15,000 इक्विटी देगी। ये तो नंबर्स कैलकुलेट हो गए, बट इक्विटी कैपिटल 2 रुपए से ही बन सकती है, क्योंकि कंपनी ने अपने सभी शेयर्स को 10 रुपए से हटाकर 2 रुपए का बना रखा। तो कैपिटल हो जाएगी 30,000 और हमने इश्यू किया 10 पे, फेस वैल्यू है 2, इसका मतलब 8 रुपए प्रीमियम हो जाएगा 1,20,000 रुपए से। बोलो जल्दी से समझ आया कि नहीं आया? और अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए तो ये कैश हो गया, क्लियर है यहां तक? अब एंट्री पास कर देते हैं डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करने की। 1 अगस्त को जब उनको पेमेंट होगा तो एक बहुत आसान एंट्री बनेगी। इधर ध्यान देना जल्दी से। ये देखो डिवेंचर होल्डर्स है, अब ये खत्म हो जाएंगे, ये लायबिलिटी है बच्चों, खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। तो एंट्री बनेगी डिवेंचर्स होल्डर्स, सॉरी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। यहां पर आएगा 2,57,500। बोलो हाँ या ना? आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है वहां पे साइड में? आ रहा है बच्चों? हाँ जी सर आ रहा है। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,57,500 रुपए। ठीक है सर, इसको क्या दिया जाएगा? इसके बदले में एक तो कैश दिया जाएगा। अब बच्चा यहां जल्दबाजी करता है, वो नालायक कैश 1 लाख रुपए ले लेता है। बेटा यहाँ 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपए तो वो डिवेंचर्स के लिए लेगा और इंटरेस्ट बेटा कुछ नहीं बोला, तो मैंने इंटरेस्ट के पूरे पैसे को कैश में दे दिया 1,07,500। दोबारा बता दो, कुछ बुक्स के अंदर या कुछ टीचर्स सॉल्यूशन करवाते वक्त यहां पर 2,57,500 ले लेते हैं
और 257,500 के अकॉर्डिंग वो करवा देते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करवाता हूं। मैं इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग चलता हूं बेटा। मैं हमेशा से कहता आया हूं, आईसीआई कहता है कि 40% इसी का निकालना, तो हम इसी का कैलकुलेट करेंगे और इंटरेस्ट उसे पूरा कैश में दे दिया जाएगा, तो 1,07,500। ठीक है, तो ये तो हो गया कैश का सेटलमेंट। फिर आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। 15,000 शेयर से एक शेयर 2 रुपए का ही माना जाएगा, तो यहां पर भी करके दिखा देंगे। 15,000 इंटू 2 यानी 30,000 रुपए ये आ जाएगा। और बच्चों बाकी का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, जो कि होगा 1,20,000 रुपए। उम्मीद करता हूं एंट्री समझ आ गई होगी। ये यहां की कैलकुलेशन जो है बेटा बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत लॉजिकल और बहुत समझने वाला पॉइंट्स है, इसलिए मैं चाहूंगा एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ो, इसका ट्रीटमेंट देखो, कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस करो। जल्दी से देखो बेटा यहां पे ये पॉइंट्स प्रीवियस किसी भी प्रॉब्लम में नहीं थे बेटा। इसी प्रॉब्लम में ये अपने आप में एक एडिशनल पॉइंट था, तो हमने इसको आपको डिस्कस करवाना जरूरी समझा और हमने आपके साथ डिस्कस भी कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो हमने यहां से कैश अलग कर लिया, शेयर्स अलग कर लिए। 15,000 शेयर्स होंगे, कैपिटल होगी 30,000, बाकी प्रीमियम में चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सवाल आता है बोनस इशू। बोनस का रेट बताओ जल्दी से कितना है सर? बोनस का रेट था यहां कुछ 1:3। ठीक है, यहां पर 5 सितंबर रिकॉर्डेड थी, 5 सितंबर। तो यहां पर बच्चों कैलकुलेशन ऑफ बोनस होगा। बोनस कितना दिया जाएगा? सबसे पहले जो जरूरी बात है वो बोनस शेयर्स कैलकुलेट करनी की। तो बोनस शेयर्स कैसे निकाले जाएंगे? बहुत आसान है। इस कंपनी को अगर आप देख रहे हो तो बेटा यहां पर पहले से, ध्यान से देखना, इधर ध्यान दो, इधर आओ। इस कंपनी के पास पहले से कितने शेयर्स हैं? अब नालाई को ये मत कहना 30,000 है। अब इनको कन्वर्ट करके कितना कर दिया? 1,50,000। तो 1,50,000 तो ये है बेटा। तो बोनस 1,50,000 इनको भी मिलेगा बोनस, और यहां पर 15,000 और इश्यू कर दिए कन्वर्जन में। तो बोनस लेने के लिए कितने लोग एलिजिबल हैं? 1,50,000 तो इन्हें, 1,50,000 तो ये हैं, और 15,000 शेयर्स ये हैं। तो बोनस के हकदार 1,65,000 शेयर है। 1,65,000 शेयर पे कितना बोनस देंगे? 1:3 के रेट पे बोनस देंगे। तो बेटा बोनस कैलकुलेट होगा 165 पे 1/3 के अकॉर्डिंग, तो आ जाएगा बच्चों 55,000 रुपए। क्या ये बात समझ आई? दोबारा से समझो बेटा। बोनस किन किन को मिलेगा? इन्हें बोनस मिलेगा 1.5 लाख को, 1.5 लाख शेयर भी बोनस के लायक है। और 15,000 बेटा जो कन्वर्जन में, तो 1,65,000 शेयर्स को इतने शेयर्स पे बोनस दिया जाएगा, इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे, और नंबर्स बनेंगे 55,000। अब सवाल खड़ा होता है कि अमाउंट ऑफ बोनस कितनी है? अमाउंट ऑफ बोनस, तो आपको एक बात पता है क्या? एक बोनस 2 रुपए का है, तो 55,000 शेयर्स को अगर हम 2 रुपए से मल्टीप्लाई करें तो 1,10,000 रुपए का बोनस बनेगा। कितने का बोनस बनेगा? जल्दी बोलो। 1,10,000। यानी बोनस में हम कितने शेयर इश्यू करेंगे? 55,000। एक शेयर कितने का होगा बच्चों? 2 रुपए का। तो 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,10,000 आपका बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। बोनस जब भी देती है कंपनी, सीआरआर यूज किया जाता है। तो बच्चों आपको याद होना चाहिए क्या सर? हमारे पास यहाँ सीआरआर में खूब पैसे हैं। यहां बनाया था ना सीआरआर तुमने 5 लाख का, और हमें बोनस देने के लिए 1,10,000 की जरूरत है। काम चल जाएगा। सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,10,000। और प्रॉब्लम में लास्ट में लिखा हुआ है कि बोनस कंक्लूड कर दिया गया है 12 सितंबर को, यानी 12 सितंबर को हमने बोनस दे दिया। तो जब बोनस देने की एंट्री बनेगी बेटा 12 सितंबर को इस प्रॉब्लम की लास्ट और फाइनल जर्नल एंट्री पास करवा दूंगा, और वह एंट्री है बच्चों ये है, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,10,000।
बोलो हाँ या ना, एकदम क्लियर है सर। जल्दी से सभी एंट्रीज पे आ जाओ। पहले यहां पर बेटा स्प्लिट कर दिया गया, यानी टुकड़ों में बांट दिया गया। 30,000 शेयर्स की बजाय 1.5 लाख हो जाएंगे। पहली एंट्री, पुरानी कैपिटल खत्म होगी, नई कैपिटल आएगी। फिर हमने इन्वेस्टमेंट को बेचा, फायदा हो गया। अमाउंट ड्यू कर दी, 25,000 को P&L से चार्ज कर लिया गया रिडम्पशन के लिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया गया। यहां पर CRR में पूरा पैसा जाएगा। रीजन कोई भी न्यू इश्यू नहीं है, तो जनरल रिजर्व से CRR बना दिया। फिर बेटा डिवेंचर होल्डर का सेटलमेंट अगस्त के पहली तारीख को है, तो 31 मार्च को बैलेंस शीट गिवन है। उसके बाद में डिले कर दिया आपने, अप्रैल मई जून जुलाई, तो 4 महीने का उनके इंटरेस्ट निकाला मैंने कहा देखो भैया 2.5 लाख रुपए पे 9% के अकॉर्डिंग 4 महीने का इंटरेस्ट बनता है 7,500। तो डिवेंचर होल्डर को उनका 2.5 लाख रुपए ही नहीं, उनका एक्रूड इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। बेटा एक तरीके से ब्याज पे पैसे ले रखे, तो क्या उनका इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा। तो डिवेंचर खत्म, इंटरेस्ट डेबिट खर्चा है टू डिवेंचर होल्डर्स। और 2.5 लाख में से 40% वो कैश की तरफ आ जाते हैं, तो 1 लाख रुपए का हम कैश दे देंगे, 60% के लिए शेयर्स दे देंगे, जो कि 1.5 लाख रुपए की वैल्यू का होगा। एक शेयर 10 रुपए में इश्यू हुआ, तो नंबर्स आ जाएंगे 15,000। कैपिटल होगी 30,000, प्रीमियम में चला जाएगा 1,20,000। बोलो हाँ या ना? जी सर। फिर डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे, तो कैश दे देंगे 1 लाख रुपए तो इस वाले पार्ट के लिए, और 7,500 इंटरेस्ट भी कैश में पे हो जाएगा। इक्विटी शेयर हो जाएंगे 15,000 इंटू 2, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा 15,000 इंटू 8 रुपए। फिर बोनस दिया जाएगा, तो बोनस एक तो एग्जिस्टिंग इनको मिलेगा, और एक यहाँ जो 15,000 इनको, तो 1,65,000 पे बोनस बनेगा 55,000 शेयर्स। एक बोनस होगा 2 रुपए का, तो 1,10,000। ये बोनस को ड्यू करने की एंट्री, ये बोनस पे करने की एंट्री। एक लास्ट एंट्री रह गई, वो भी बता देते हैं। सर क्या रह गया? हो तो गया नहीं बेटा, ये देखो, ये यहां पे ध्यान देना, ये डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है, इसे P&L से चार्ज करवा दो लास्ट में बस। यहां पर आ जाएगा लास्ट एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट। डिवेंचर इंटरेस्ट ये 7,500 रुपए और सेटल हो जाएगा, यानी P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट 7,500। दोबारा देखो, ये डिवेंचर इंटरेस्ट कंपनी का खर्चा है बेटा, खर्चे को P&L में डेबिट किया जाता है। तो लास्ट में मैंने एक एरो बना के दिखा देता हूं, ये मैंने 7,500 P&L से चार्ज भी कर लिया, यानी ये 7,500 हमने P&L से चार्ज कर लिया, देख सकते हो। इस तरीके से सभी जर्नल एंट्रीज हमने पास कर दी। एक नजर डालो, सभी एंट्रीज को समझो, उसके बाद बेटा इसकी बैलेंस शीट बनानी है वो बनाएंगे। बट उससे पहले मैं चाहूंगा एक बार सभी एंट्रीज को आप देखो, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर करो, फिर हम एंट्री बैलेंस शीट तैयार करवाएंगे इस कंपनी के बेटा। हाँ जी बेटा, तो अभी हमने जो प्रॉब्लम कंप्लीट किया था उसकी अब एक बैलेंस शीट तैयार करते हैं, और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। उस कंपनी का नाम आपको पता है, बूम बूम लिमिटेड है। और अब बेटा सीधा मैं आपके लिए एक फॉर्मेट तैयार करता हूं। देखो यहाँ पे कुछ नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे बेटा क्योंकि यहां पर कुछ वर्किंग का पार्ट होगा। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी अमाउंट को लेकर। एंट्रीज में तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहा होगा। ये अमाउंट हो जाता है बच्चे रुपीज में आएगा, और ये बेटा आपका नोट नंबर हो गया, और यहां पर आ जाएगा बेटा पर्टिकुलर्स। आपको पता है जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या आता है? हेडिंग बोलो जल्दी से, इक्विटी एंड लायबिलिटी। क्या आता है जल्दी बोलो तो? सर यहां पर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ये लो, तो इसमें सबसे पहले आता है SHF यानी शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? SHF यानी शेयर होल्डर्स फंड, SHF। ये लो, इसमें सबसे पहले आएगा शेयर कैपिटल, इसके लिए बनेगा नोट नंबर 1। अभी बनाएंगे एक और नोट बनेगा रिजर्व ऑब्लिक सरप्लस। चलो इनके 2 नोट्स तैयार करते हैं आपके लिए। यहां पर आ जाओ बेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नोट नंबर 1, और ये कैपिटल का नोट होगा बेटा। इस नोट के अंदर आपको क्या करना है?
आप पुरानी बैलेंस शीट देखो बूम बूम लिमिटेड की, उसमें बेटा प्रेफरेंस थे, प्रेफरेंस का रिडम्पशन हो गया तो वो तो रहे नहीं। इक्विटी पहले थे 30,000 बट उनको हमने कन्वर्ट कर लिए 1.5 लाख पे। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पर बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल आने वाली है, तो वो कैसे आएगी मैं बताता हूं। देखो बच्चों, पहले जो 30,000 शेयर्स थे, एक के बदले में हमने 5 शेयर्स दिए, तो 30,000 के बदले में हो जाएंगे 1.5 लाख। तो 30,000 इंटू 5 यानी 1.5 लाख। उसके साथ साथ में आप यहां पे प्लस कर दोगे, हमने 15,000 डिवेंचर होल्डर्स को भी दिए कन्वर्जन के लिए, तो 15,000 शेयर्स और दे दिए, और 55,000 शेयर्स हमने बोनस में इश्यू कर दिए। तो ये तो एग्जिस्टिंग को दिया, ये हमने कन्वर्जन में दिए, और ये बोनस को दिया, और एक शेयर 2 रुपए का है। अब जल्दी से आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके बताओ। तो ये हो जाएगा 1.5 लाख प्लस 15,000 प्लस 55,000, ये हो गए 2,20,000 शेयर्स। एक शेयर है 2 रुपए का, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 4,40,000 रुपए। बहुत बढ़िया सर, ये हो गया 4,40,000 रुपीज का। ओके ना? ओके सर। रिजर्व्स पे सेकंड नोट बनाऊंगा बेटा, रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, नोट नंबर 2। ठीक है जी सर, बनाओ। तो सबसे पहले बेटा प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं। पी एंड एल, पी एंड एल का बच्चों ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 40,000, 40,000 का पी एंड एल पहले से था। फिर हमने बेटा इन्वेस्टमेंट को बेचा, प्रॉफिट ऑन सेल, हमें बेचने से फायदा हुआ, और प्रॉफिट ऑन सेल में 65,000 रुपए कंपनी को फायदा हुआ। उसके बाद में बेटा यहां से लॉस हो गया, सॉरी लॉस में प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, और यहां से आएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जो कि यहां पे था 25,000 रुपए, तो 25,000 यहां से माइनस हो जाएगा। और इसके अलावा इंटरेस्ट था, उसका नाम था डिवेंचर इंटरेस्ट, 7,500 रुपए का डिवेंचर का इंटरेस्ट भी था। इन सब को प्लस माइनस कर दोगे तो बैलेंस आ जाएगा, पी एंड एल का बैलेंस आ जाएगा। 40,000 ओपनिंग, प्रॉफिट हुआ 65,000, उसमें से 25,000 रुपए एक यूज हो गए और 7,500 एक, तो हमारे पास बचा यहाँ पे 72,500 रुपए। ठीक है सर। उसके बाद में बेटा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आप बैलेंस देखोगे तो आई थिंक था 6.5 लाख, 6,50,000, 6,50,000 में से 5 लाख का सीआरआर बन गया, तो आपके पास अभी भी बचा हुआ 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। तो पी एंड एल 72,500, जनरल रिजर्व में 1.5 लाख। इसके अलावा कौन सा रिजर्व था सर? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाओगे तो पुराना सिक्योरिटी प्रीमियम है 6 लाख। अभी कन्वर्जन में हमने जब कन्वर्ट किए थे तो 1,20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम और आ गया था। आप एंट्रीज में देखो तो ये आ जाएगा 7,20,000। फिर आ जाएगा बच्चों सीआरआर, 5 लाख रुपए का अभी हमने सीआरआर बनाया, उसमें से 1,10,000 हमने बोनस के काम भी ले लिया, तो बैलेंस बचा 3,90,000। जल्दी से इसका टोटल लगाओ। हमारे पास सीआरआर में 5 लाख रुपए से सीआरआर बना, 1,10,000 हमने यूज कर लिया, तो बचा 390। इन सबका टोटल लगा लो, और इनका टोटलिंग जब आप करोगे बेटा तो आएगा कहीं ना कहीं आपका 13,32,500, 13,32,500। तो ये बेटा आपका रिजर्व्स का नोट भी बन गया। तो हमने क्या किया देखो, कैपिटल का नोट बनाया, रिजर्व्स का नोट बनाया। इसके बाद में बेटा आपके पास सीधा नॉन करंट लायबिलिटी तो है नहीं, तो आ जाएगा करंट लायबिलिटी, उसमें आएगा ट्रेड पेबल, और जितना उन्होंने दिया हुआ वो एज इट इज ले लो। और बैलेंस शीट में दिया हुआ बच्चे उन्होंने 1,70,000 रुपया, खत्म। इसका टोटल लगा दो सभी चीजों का, ये लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, जो कि आने वाला है 1,70,000 और 4,40,000 के साथ 19,42,500। जल्दी से देखो 19,42,500 रुपए। फिर इधर आएंगी एसेट्स, जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे, देख रहे हो? हाँ जी सर। उसमें आ जाएगा बेटा पीपी, मैं डायरेक्ट पीपी लिखता हूं,
उसमें आ जाएगा फिक्स्ड एसेट। और आपने देखा होगा फिक्स एसेट हमारे पास यहाँ थी कुछ 7,80,000 रुपए की, तो ये आ गया 7,80,000। इन्वेस्टमेंट बिक गई बेटा। अब आ जाएगा DTA, डेफर्ड टैक्स एसेट, और डेफर्ड टैक्स एसेट है कंपनी की 3,40,000 की, 3,40,000 की डेफर्ड टैक्स एसेट आ जाएगी। उसके बाद में बच्चों यहां पर आएंगे करंट एसेट। करंट एसेट एक तो उसमें ट्रेड रिसीवेबल है, तो आप यहां पे लिख दोगे एज इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। बेटा ये तो मैं आपको वर्किंग नोट ही बन रहा ना, तो डायरेक्टली लिख रहा हूं 6,20,000 ट्रेड रिसीवेबल आ गया 6,20,000। फिर आएगा कैश एंड बैंक का बैलेंस, कैश एंड बैंक। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा इसको मैं यहां पे कर देता हूं। पहले बताओ ओपनिंग कैश कितना था तुम्हारे पास? सर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस तो सर हमें ध्यान ही नहीं आ रहा। बेटा ध्यान क्या नहीं आ रहा? पुरानी बैलेंस शीट उठाकर देखो जल्दी से। सर हम पुरानी बैलेंस शीट में अगर आते हैं तो हमारे पास कैश का बैलेंस है 2,80,000। कितना जल्दी बोलो? 2,80,000। फिर आपने देखना, मेरे पास एंट्री नहीं इसलिए मैं प्रॉब्लम को देख रहा हूं बारी बारी। फिर बेटा हमने क्या किया था यहाँ पे? सर हमने किया था यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेचा था और आए थे लगभग 5,55,000। तो 280 प्लस 5 55, 1,07,500 हमने किनको दे दिया? 1,07,500 हमने डिवेंचर होल्डर को रिडेम्पशन पे दे दिया, और 5,25,000 रुपए हमने प्रेफरेंस के रिडेम्पशन के काम ले दिया। ये कैश बैलेंस बचेगा। 280 का ओपनिंग बैलेंस था बेटा, उसमें 5,55,000 रुपए का कलेक्शन हुआ, 1,07,500 हमने पे कर दिए और 5,25,000 पे कर दिए। तो हमारे पास बचेगा 2,02,500 रुपए। इसी के साथ आप इसका टोटल लगा सकते हो, तो टोटल आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। देखना जरा कितना है। सेम आ रहा है 19,42,500। तो ये बेटा हमने उसी प्रॉब्लम की कंप्लीट बैलेंस शीट तैयार कर दी। आप इसे देख सकते हो, यहाँ पे कैपिटल निकाला या रिजर्व्स निकाले, ये एसेट्स हैं, कैश बैलेंस का एक नोट बना, डायरेक्टली यही समझा दिया। ओपनिंग में इतना था, इन्वेस्टमेंट को बेचने से इतने रुपए आए, इतने रुपए हमने डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए, इसमें 1,00,000 रुपए तो उनकी प्रिंसिपल और 7,500 का इंटरेस्ट, और 5,25,000 हमने किसको पे कर दिया? बोलो बोलो। 5,25,000 हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे कर दिया, तो 2,02,500 रुपए का कैश बैलेंस बचा। इस तरीके से बैलेंस शीट टैलीड है। अब जल्दी से इस प्रॉब्लम के बैलेंस शीट, इसकी जर्नल एंट्रीज को देखो, कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से बेटा, एक बार यहाँ पे नजर डालो।